नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आज बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की। खबर यह है कि क्या गाजा में 2000 से ज़्यादा लोग भाप बनकर उड़ गए। जी हाँ, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच गाजा और वेस्ट बैंक में चलने वाले संघर्ष के बारे में आप खबरें सुनते ही आए हैं, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने फ़लस्तीन और वेस्ट बैंक और गाजा के कुछ हिस्सों में ऐसे बमों का इस्तेमाल किया जिससे लोग भाप बनकर उड़ गए। रेस्ट ऑफ द स्टोरी नाम से एक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि इजराइल ने गाजा में थर्मल बम, जिसे वैक्यूम बम भी बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया है और इसमें करीब 2000 से ज़्यादा लोग भाप बनकर उड़ गए हैं। अब इसके तथ्य में जाने से पहले ज़रा इस बम की क्रियाविधि के बारे में जान लेते हैं। वैक्यूम बम या थर्मल बम एक तरह के प्रतिबंधित बम हैं। इनके काम करने का तरीका ये होता है कि ये हवा में फटते हैं और एरोसेल जैसा कुछ वहाँ पर छोड़ते हैं, जो कि एक तरह का फ्यूल होता है। उसके बाद उसमें आग लग जाती है और आग लगने के बाद वो तेज़ी से आसपास के ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और उनका तापमान एक आग का गोला जैसा बन जाता है, जो 3700 डिग्री के आसपास चला जाता है। 3700 डिग्री तापमान होने से होता क्या है कि जो आसपास के आदमी मनुष्य हैं, उनका शरीर पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है, यानी कि उनकी हड्डियां और कई बार शरीर का कोई अंग भी नहीं मिलता है। रेस्ट ऑफ द स्टोरी में यह खबर आई है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये खबरें आने लगी हैं। अल जजीरा, जो कि इजराइल और फ़लस्तीन मामलों की बहुत विस्तृत रिपोर्टिंग करता है, उसने भी इस तरह की कुछ सूचना दी है। ये खबर एक ऐसे समय पर आई है जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अमेरिका में हैं। 12 फरवरी को उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई थी और ये मुलाकात का मकसद यही है कि गाजा में, वेस्ट बैंक में शांति कैसी लाई जाए। लेकिन शांति प्रस्ताव और शांति की बातों के बीच में ही ये खबर आई है कि 2500 लोग हवा में उड़ गए, यानी कि इजराइल गाजा में इस तरह के विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिनके आधार पर अमेरिका ने कई युद्ध भी किए थे। आपको याद होगा कि इराक युद्ध के समय उस पर यही आरोप लगा था कि उसके पास ऐसे घातक हथियार हैं और उनकी तलाशी की जाएगी, और उसके बाद ही अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। ऐसे अमेरिका का इतिहास रहा है, लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट पर ना तो यूएन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, ना अमेरिका ने इस पर कुछ कहा है। मानवाधिकार की कुछ संस्थाएं इस पर बोली हैं, लेकिन वो वैसी ही बातें हैं जो औपचारिक तौर पर कही जाती हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इजराइल की गाजा में जो युद्ध की कार्यप्रणाली रही है, वो कुछ इस तरीके की रही भी है। आपको याद होगा कि 2024 में हिज़्बुल्लाह, जो कि फ़िलिस्तीन के संघर्ष में हमास की मदद करता है, इज़राइल का विरोध करता है, उसके कई सारे शीर्ष कमांडरों को पेजर बम के ज़रिए उड़ा दिया गया था। यानी कि वो अपने घरों में पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे और एकाएक पेजर फटा और मारे गए। ऑफ़िशियल तौर पर ये कहा जाता है कि उसमें 9 लोग मारे गए थे और 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उसमें कुछ हिज़्बुल्लाह नेताओं के बच्चे भी शामिल थे। ये भी कहा जाता है कि विस्फोट सिर्फ़ पेजर में नहीं हुए थे, लैपटॉप्स में भी हुए थे। इस पर पूरी दुनिया भौचक्की रह गई थी कि आखिर पेजर में विस्फोट कैसे हुए। शुरू में ये कहा गया कि ये हैक कर लिए गए थे या इनके बहुत इस्तेमाल से, इनकी बैटरी के गर्म होने से ये विस्फोट हुए थे। लेकिन ये कैसे हुए, ये साफ नहीं हुआ। आरोप यहाँ तक लगे कि पेजर सप्लाई वाली कंपनियों तक से इजराइल की मिलीभगत थी और मोसाद ने उनमें ऐसे विस्फोटक प्लांट किए थे जो रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाए जा सकते थे। यानी कि ये एक ऐसा तरीका इजराइल ऐसे समय समय पर इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन इजराइल और फ़लस्तीन के संघर्ष के बीच में ये जो 2000 से ज़्यादा लोगों के भाप बन के उड़ने की खबर आई है, ये थोड़ा-सा चिंतित करने वाली है, क्योंकि ये एक सिर्फ़ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। गाजा में बहुत दिनों से मानवीय त्रासदी चल रही है, वहाँ भुखमरी, खाने की कमी, इसके जैसी बातें होती रहती हैं और समय-समय पर तमाम कोशिशों के बाद भी, दुनिया की तमाम शांति संस्थाओं, यूनाइटेड नेशन के बाद भी कभी वहाँ खाने की सप्लाई रोक दी जाती है, कभी वहाँ का पानी बंद कर दिया जाता है, कभी बिजली कट जाती है और इस पर कुछ ठोस नहीं हो पाता। लेकिन ये खबर और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसमें तो मानव विध्वंसक ऐसे हथियारों का प्रयोग किया गया है जिसको आप यही कह सकते हैं कि एक तरह से छोटे न्यूक्लियर बम जैसे हैं, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे आप पर ये आरोप भी ना लगे कि आपने परमाणु बम जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल की, और जो कि लोगों को हवा में उड़ा देते हैं। जो रिपोर्ट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी है, वो ये कहती है कि गाजा के सिविल डिफेंस के लिए जो लोग काम करते हैं, वो उन्होंने ये पाया है कि 2842 ऐसे लोग पाए गए हैं जिनकी लाश का कोई नामो-निशान वहाँ पर नहीं मिला। किसी के पैर के टुकड़े मिले, किसी के शरीर का कोई अंग मिला, लेकिन उन केसेस की जब तलाशी की गई तो उनमें से 2842 ऐसे लोग हैं जिनका कुछ नहीं मिला।
कोई अंग नहीं मिला, बस वहाँ खून के कुछ लोथड़े और कुछ आटे जैसा शरीर का भुरभुरा हिस्सा मिला और वो मान रहे हैं कि 2842 लोग ऐसे ही वैक्यूम बम या थर्मल बमों का शिकार हुए हैं। आधिकारिक तौर पर यह स्थिति तब है जब इजराइल और फ़लस्तीन के बीच सीज़फायर चल रहा है। उसके 100 दिन हो चुके हैं। ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद फिर जैसा कि वो दूसरे देशों के बीच में दावा करते हैं, दावा किया था कि उन्होंने इजराइल और फ़लस्तीन के संघर्ष को विराम दिलवा दिया है और सीज़फायर करवा दिया है। कागज़ों पर सीज़फायर हो भी गया था, उसके 100 दिन पूरे हो गए थे, लेकिन तभी ये रिपोर्ट आ गई थी। तो पेजर विस्फोट के बाद ये वैक्यूम बम का ये जो सिलसिला आया है और उसके बाद भी गाज़ा में पानी, बिजली, भोजन की कमी जैसी जो समस्याएँ हैं, उस पर क्या होगा? अब नेतन्याहू अमेरिका में हैं और वो वहाँ पर बात कर रहे हैं और बात का मुख्य एजेंडा यही है कि गाज़ा वेस्ट बैंक में शांति कैसे स्थापित की जाए। लेकिन 12 को वो मिल चुके हैं, उनकी मुलाकात विदेश मंत्री से भी हुई है और ऐसी कोई ठोस बात नहीं हुई है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि इज़राइल और फ़लस्तीन का ये संघर्ष बहुत पुराना है और इसमें शांति की बहुत सारी कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन इस समय मौजूदा समीकरण क्या है? मौजूदा समीकरण ये है कि जो फ़लस्तीन की मदद करने वाले संगठन हुआ करते थे, फ़लस्तीन की लड़ाई हमास जो सशस्त्र लड़ाई लड़ता है, इज़राइल ने करीब-करीब उसके शीर्ष नेतृत्व को ख़त्म कर दिया है। इज़राइल ने हमास के शीर्ष नेतृत्व को ख़त्म कर दिया है और ये यहाँ तक पहुँच चुका है कि कतर जो कि एक अमेरिका का समर्थक देश है और वहाँ पर अमेरिकन एयरबेस भी है, कुछ दिनों पहले कतर में उन्होंने हमास के 5 कमांडरों को मार गिराया। इस पर कतर ने बहुत गहरी आपत्ति व्यक्त की, अमेरिका से भी शिकायत की, लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं। हिज़्बुल्लाह का मामला आप जानते ही हैं, हिज़्बुल्लाह के बड़े कमांडर और मिडिल ईस्ट की एक बड़ी फिगर नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वो कमज़ोर ही हुआ है। ईरान खुद इस समय अपनी परेशानियों में फँसा है, जो कि पूरे फ़लस्तीन संघर्ष को आर्थिक और सशस्त्र मदद करने वाला सबसे बड़ा देश है। और जो नेतन्याहू और ट्रंप की जो मुलाकात हो रही है, उसमें ये माना जा रहा था कि इसमें गाज़ा के लिए कोई हल निकलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो ट्रंप ने कहा है, उससे बस ऐसा लग रहा है कि ट्रंप फिर से इज़राइल के बहाने ईरान पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में ये कहा कि मैंने इज़राइल से फिर कहा है कि आप ईरान के साथ परमाणु समझौता कर लीजिए। ईरान के साथ परमाणु समझौता करने का मतलब यही है कि ईरान में जो न्यूक्लियर प्लांट चल रहे हैं, उनमें जो परमाणु बम बनाने जैसी कैपेसिटी है, किस प्रकार का समझौता हो जाए कि ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता ख़त्म कर दी जाए। तो हमास लगभग नेतृत्वविहीन है, उसके पास कोई बड़ा कमांडर इस समय नहीं है, गाज़ा की स्थिति ख़राब है, उसे लड़ाके नहीं मिल रहे हैं। हिज़्बुल्लाह जो कि ईरान की मदद से चलता था, वो भी इस समय बिल्कुल ईरान के दबाव में होने के कारण बैकफुट पर ही है। फिर इसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या ट्रंप इसके प्रति गंभीर हैं? और इस तरह के थर्मल बम जैसे घातक हथियारों के इस्तेमाल की बात भी अब सामने आ रही है। तो माना ये जा रहा था कि इस बैठक में होगा ये कि जो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई जा सकती है, जो कि गाज़ा में जो विवादास्पद क्षेत्र है, उसका नियंत्रण करे। एक और थ्योरी है जो कहती है कि 1967 की तरह ही इज़राइल और फ़लस्तीन की सीमाएँ फिर तय कर दी जाएँ और फिर दोनों देशों में अपनी-अपनी सरकार चले। लेकिन जो कुछ हुआ है इज़राइल और नेतन्याहू की मुलाकात में, उससे लगता नहीं है कि इस दिशा में कुछ बात बढ़ेगी। 2500 लोगों पर थर्मल बम का इस्तेमाल किया गया, 2500 एक आंकड़ा है, हो सकता है ये इससे ज़्यादा भी हो, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। रेस्ट ऑफ द स्टोरी के आंकड़े ज़्यादातर खबरों के आधार हैं। लेकिन ये एक क्षेत्रीय संघर्ष है और उसकी अपनी तमाम बातें होती हैं, लेकिन गाज़ा की जो मानवीय त्रासदी है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय जगत को विचार करना चाहिए। रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय भी आरोप लगे थे कि रूस थर्मल बमों का इस्तेमाल कर रहा है। थर्मल बमों का इस्तेमाल युद्ध में ही प्रतिबंधित है और किसी मानवीय इलाके में जहाँ अगर आपको शक हो, जहाँ आबादी हो, वहाँ इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल वार लॉ के हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खैर, इज़राइल और फ़लस्तीन का संघर्ष कहाँ जाएगा, अमेरिका की उसमें क्या भूमिका होगी, ईरान क्या करेगा, नेतन्याहू अपनी बात पर कितना अड़े रहते हैं, ये बात तो तय है। लेकिन ऐसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल इसलिए भी बंद होना चाहिए क्योंकि ये एक तरह की मानवीय त्रासदी है। इज़राइल और फ़लस्तीन के संघर्ष पर आगे भी हम कुछ एपिसोड लेके आएँगे। आज अनुराग अड्डा में यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।